ओके जी, मैं ऑडिबल हूँ आप लोगों को? हाँ ना, बोलो भाई। ठीक है, तो मैं ऐसे ही लिखा, देखो अभी जो मैंने पढ़ाए हैं ना, जैसे मैं बता रहा हूँ, स्पेशली जो लोग, तो ये जो हमने जे डबल के 6 चैप्टर्स किए हैं, जो 6 चैप्टर्स किए हैं, वो अराउंड जो मैंने अभी कहा इस बैच में आपको 6 चैप्टर्स, वो एक्चुअली सबसेट है इसका, है ना। तो ये पूरा इसमें ऑलरेडी ये सबसेट है इसका। जो लोग गेट के एस्पिरेंट है, तो ये मतलब पीवाई ऐसे लिख दिया हूँ, तुम सिलेबस एंड पीवाईक्यू कर सकते हो। सिलेबस एंड पीवाईक्यू ये सबसेट है इसका, ये सबसेट है इसका, है ना। तो जो लोग नेट की तैयारी कर रहे हैं, इस तरह से अगर कवर कर ले तो नेट की अच्छी तैयारी हो जाएगी। हालांकि जैम वाले लोगों को बस अभी ये करना है, जो जैम वाले बच्चे हैं, गेट वाले हैं उनको ये करना है, जो नेट वाले हैं उनको ये भी एक्स्ट्रा करना पड़ेगा सिलेबस है। इसमें कुछ एक्स्ट्रा सिलेबस है और एक्स्ट्रा पीवाईक्यू भी है। ये तो बात कीजिए, लेवल थोड़ा इसका डिफरेंट है, लेवल भी ऐसा ही है। ये थोड़ा आसान इससे है, थोड़ा लेवल ऐसा ही। हालांकि यहाँ पे क्वेश्चन डिफिकल्ट मिलेंगे, जे लेवल एडवांस में ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं। कुछ क्वेश्चन यहाँ डिफिकल्ट है, कुछ वहाँ डिफिकल्ट ऐसे है। चलो, तो अभी हम लोग हाँ, बिल्कुल बिल्कुल एलिजिबल है, आप लोग दे सकते हैं। तो आप लोग दीजिए, जैसे जो भी लोग हैं ना, आप जो जैम के एस्पिरेंट्स है वो गेट का भी एग्जाम दो, कोई दिक्कत नहीं है। तैयारी सिर्फ जैम की करो, एग्जाम गेट का भी दो। जैम की प्रिपरेशन पे ही आपके गेट में अच्छे रैंक आ जाएंगे। जो इस बार गेट का 3rd रैंक लड़का है वो जैम का एस्पिरेंट है, तो जैम भी लो, जैम में 12 रैंक थे और गेट में 3 रैंक है। बहुत सारे बच्चे ऐसे, तो पिछले साल भी आसान था, उसके जैम में 59 रैंक था शायद, और गेट में 17 रैंक था। तो गेट का तो है, जैम में 59 या 69 था ईशान का, और गेट में 17 था। तो ऐसे हो गेट जैम वाले बच्चों के लिए आसान होता है, क्योंकि इतनी प्रैक्टिस कर लेते हैं ना। और जो पूरा जैम का सिलेबस है, वो गेट में 70 मार्क्स का टॉपिक समझ लो अप्रॉक्स आता है, 70 मार्क्स का, और गेट में 15 मार्क्स का एप्टीट्यूड अलग से आता है। तो 80-85 मार्क्स का आप इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। एप्टीट्यूड इजी होता है, वो जो है ना रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन होते हैं, तो अटेम्प्ट कर लो, 80-85 अटेम्प्ट कर लोगे। 80 में तुम अगर 50 भी ले आए, 40 भी ले आए, तो अच्छे रैंक आ जाएंगे। ये गेट में। जैम का तो डिपेंड करता है लेवल क्या है, गेट का भी ऐसे ही है, लेवल पे डिपेंड करता है कि कितने मार्क्स जाएगा। बट ये जैम की प्रिपरेशन इनफ है, तो गेट निकालोगे। ओके, चलो। तो हम लोगों ने, मैंने ये कहा था कि जी, टेल। यस, एक्चुअली वी आर फेसिंग दिस इशू फ्रॉम लास्ट 3 days, आई थिंक आज का भी ऐसा होगा। तो इन द रिकॉर्डिंग ये प्रॉब्लम चल रहा है कि ऑडियो और वीडियो आर नॉट मैचिंग, वो भी नोटिस कर रहे हैं। तो हमारा टेक्निकल क्योंकि नया सेटअप लगाया ना ये, तो अभी उन लोगों ने सेटिंग जो किया है उसमें लगा मुझे कुछ प्रॉब्लम है। तो जितनी भी रिकॉर्डिंग्स हुई अभी तक पिछले 4 दिन में, वो सब में ऐसा प्रॉब्लम होगा। तो वो प्रॉब्लम है, उसको सॉर्ट कैसे करेंगे। तो अभी हम लोग आज भी काम किया है, तो कल से हो जाएगा। कल दिन में ज्वाइन करके वो करेगा, तो मुझे लगता है कल के बाद हो जाएगा। कल में हो सकता है खड़गपुर जाऊंगा तो क्लास खड़गपुर से लूंगा, दूसरा सेटअप वहाँ पे गया तो। सो दिस इज एक्चुअली प्रॉब्लम है, जेन्युइन प्रॉब्लम है। उसको अभी सॉर्ट हो रहा है, उसको सॉर्ट कर रहे हैं, तो कल शायद हो जाएगा। हाँ, वो भी दिक्कत है। अभी ठीक है ना, अभी लाइव में ठीक है, लाइव में वीडियो और मैच कर रहा है साउंड। बट रिकॉर्डिंग में आवाज भी बहुत फटफट के आ रही है, बीच में कुछ वैसा हो रहा है। और फिर वॉल्यूम इन वीडियो, मतलब साउंड इन वीडियो आगे पीछे है, साउंड बहुत आगे जा रहा है, वीडियो पीछे चल रहा है, ऐसा है ना। हाँ, वो खड़गपुर में उसको भी लाएंगे भी, हाँ। वो हालांकि वो सस्ता सेटअप था, उसमें खर्चा था 1.5-2 लाख का खर्चा, 3 लाख का खर्चा लगा है। तो वो हालांकि सस्ता सेटअप था, लेकिन वो बेटर है। हाँ, तो रिकॉर्डिंग सिस्टम अलग था, यहाँ सिस्टम अलग है रिकॉर्डिंग का। तो ये हो जाएगा, ये भी ठीक हो जाएगा मुझे लगता है। तो चलिए, इसका टॉपिक 2 का 3rd क्वेश्चन, ये कल हमने डिस्कस किया था, इसमें गलत आंसर मुझे लग रहा है, है ना। किसको, अच्छा पोर्शन टॉपिक 1 में पूछ रहे हैं आप ना। अभी जाता हूँ वहाँ पे एक मिनट। तो इसमें क्या है, EF आर इवेंट्स विद प्रोबेबिलिटी E लेस देन इक्वल टू PF एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F जो है मोर देन 0 है, देन व्हिच वन इज नॉट करेक्ट पूछा है ना। अच्छा, तो एक तो तरीका है डिस्कार्ड करना ऑप्शन। इसने कहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E सबसेट है प्रोबेबिलिटी ऑफ F का। तो हालांकि जरूरी है कि सबसेट ऑफ F का हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, जरूरी नहीं है। सो मतलब जैसे ऐसा होगा तो ओके है, इफ E सबसेट है F का, देन ये ठीक है। बट दिस डज नॉट गारंटी, ये जो है ना, दिस डज नॉट इम्प्लाई E जो है, दिस डज नॉट इम्प्लाई E सबसेट ऑफ F, ऐसा जरूरी नहीं है।
बट अगर ऐसा है तो ऐसा होगा. सो एक एग्जांपल अभी ले लो, ई सबसेट है एफ का. अगर इसके हिसाब से काम करूं, अब बोला ई एफ में कुछ कॉमन भी है, तो अगर सबसेट है कॉमन तो हो ही जाएगा. तो बोला अगर ई अकर होगा तो एफ अकर होगा, ये तो श्योर है ना. हाँ बोलो. यस यस. यू कैन स्पीक इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश दोनों दिक्कत है. नहीं नहीं, बट इफ यू गेट आउट ऑफ बंगाल, बॉम्बे जाओगे तो वहां तो इंग्लिश में बात करना पड़ेगा. सो यू हैव टू लर्न, नो प्रॉब्लम, सीख जाओगे. यहाँ पे हम तो मैथ और स्टैट्स पढ़ाता हूँ ना, हिंदी में फ्री में सिखाता हूँ, तो आप फ्री में हिंदी सीखो. ये हाँ ठीक है. यस, हम वही बोल रहा हूँ. देखो वन केस इज, सो अगर केसेस लेने एग्जांपल के लिए, सो यू टेक ई एज फॉर एग्जांपल. आपने कहा मान लो मैं सिर्फ 1 2 ले लूं, लेट्स से इफ आई टेक 1 4 6 फॉर एग्जांपल. तो यहाँ क्या हो रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है 1 बाई मतलब 2 बाई 6 है हालांकि, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज 3 बाई 6. सो ठीक है. और यहाँ पे क्या होगा, तो चेक करो. क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अकरेंस ऑफ ई इंप्लाइज अकरेंस ऑफ एफ. प्रोबेबिलिटी ऑफ ई तो छोटी है प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ से, और ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी भी पॉजिटिव है. ई इंटरसेक्शन एफ में 1 कॉमन है, प्रोबेबिलिटी 1 बाई 6 है, पॉजिटिव है. चलो अभी इस एग्जांपल के बेसिस पे बात करते हैं. तो बोल रहा है पहला ऑप्शन अकरेंस ऑफ, नॉट करेक्ट पूछ रहा है. अच्छा, सो अकरेंस ऑफ ई इंप्लाइज अकरेंस ऑफ एफ. क्या अगर ई अकर होगा तो एफ भी अकर होगा, गारंटी है? बताओ क्या जरूरी है ई अकर होगा तो एफ भी अकर होगा? नहीं ना. इट इज नॉट नेसेसरी दैट इफ ई विल अकर एफ विल आल्सो अकर, क्योंकि ई में 1 या 2 आ सकता है. अगर 2 आ गया तो जरूरी नहीं है 2 आएगा, नहीं. सो पहला ऑप्शन भी ऐसे फॉल्स हो गया इसके हिसाब से. तो अभी बस लिख रहा हूं मैं इसके हिसाब से क्या हो रहा है, इज नॉट. और इसके हिसाब से क्या हो रहा है, अगर एफ अकर होगा तो ई भी अकर होगा, गारंटी है? नो, ये भी फॉल्स है. अगर ई अकर नहीं होगा तो एफ भी अकर नहीं होगा. तो ई अकर नहीं होगा तो मतलब 1 2 नहीं आएगा, हो सकता है कि 4 6 आ जाए, तो ये भी गलत, जरूरी नहीं है. वैसे सारे फॉल्स स्टेटमेंट है. एंड डी कुछ नहीं. तो वैसे मुझे फॉल्स कौन सा है, तो वैसे तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट. तो नॉट करेक्ट 3 हो गया. दूसरा एग्जांपल लो. एक एग्जांपल देखो, मैं एग्जांपल से बात कर रहा हूं. लेट्स टेक दिस एग्जांपल. मैं दूसरा एग्जांपल बनाता हूं. ई आई टेक 1 2 एंड एफ आई टेक 1 2 3. ठीक है, जो एग्जांपल आप बता रहे थे उससे भी काम कर सकते हो. यू कैन डू विद दैट आल्सो, नो प्रॉब्लम. सो ई 1 2 एफ 1 2 3. ठीक है. सो ई 1 2 है और एफ क्या है, 1 2 3 है. ठीक है, अभी थोड़ा इसको करते हैं, क्योंकि रिकॉर्डिंग का प्रॉब्लम है ना. रिकॉर्डिंग में भी स्क्रीन रिकॉर्डर से कर सकते हैं, तो उससे ये रहेगा. देखो तो यहाँ क्या हो रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अगेन 1 बाई 2 है, जो कि लेस देन है प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, जो कि 3 बाई 6 है. सॉरी, ये 2 बाई 6 है. मैं डाइस का केस ले रहा हूँ, टेकिंग केस ऑफ डाइस, डाइस रोल किया उसका केस ले रहा हूँ. अब ये हो गया 2 बाई 6 लेस देन इक्वल टू 3 बाई 6. अब यहाँ सोचो, इफ ई ऑकर्स देन एफ ऑकर्स, ट्रू और फॉल्स. अगर ई ऑकर होगा तो एफ भी ऑकर होगा, इसका मतलब है अकरेंस ऑफ ई इंप्लाइज अकरेंस ऑफ एफ. तो ई ऑकरेंस का मतलब क्या है, आइदर 1 और 2 विल कम. तो एफ आने का क्या मतलब है, अच्छा अकरेंस ऑफ एफ इंप्लाइज अकरेंस ऑफ ई. अगर एफ ऑकर होगा 1 2 या 3 में से कोई एक आएगा तो ई ऑकर होगा. देखो ये ट्रू आ जाएगा, पहला वाला यहाँ पे ट्रू है. इफ 1 और 2 कम्स सो ई ऑकर्स. तो यहाँ पे 1 2 कम्स तो एफ भी तो ऑकर हो जाएगा. अगर 1 आ गया तो एफ, तो 1 तो एफ में भी है. सो इस क्वेश्चन में मेरे हिसाब से आंसर डी होगा. ठीक है, उसने गलत लगा रखा है, तो इसमें आंसर मेरे अकॉर्डिंग डी होना चाहिए. या ऐसे लिखो तो फॉल्स. तो एक एग्जांपल देना फिर फॉल्स कहने के लिए स्टेटमेंट को, व्हिच वन इज नॉट करेक्ट. तो वन एग्जांपल इज इनफ टू से फॉल्स. तीनों फॉल्स हो गए. और यहाँ पर दी क्या है, नॉन ऑफ दीज. हां, फिर पता है व्हिच वन इज नॉट करेक्ट, पूछा कौन सा करेक्ट नहीं है. ये बोल रहा है हां, नहीं दोनों नहीं, कोई एक है. 1 और 2, हां एनी वन. सो एनी वन आकर्स ना, ये मतलब हो गया. सो
तो ऐसा लिखना चाहिए, तो लिखा ये चाहता है जिसने बनाया ना उसने वैसे सोचता है कि ई लेस देन एफ है, तो ई के ऑकरेंस के चांस कम है, ई ऑकर होगा एफ भी ऑकर होगा, और अगर ई ऑकर एफ आगे इंप्लाई नहीं करेगा, ई ऑकर नहीं होता है तो एफ ऑकर नहीं होगा। हां, एक्चुअली ये स्टेटमेंट इक्विवेलेंट है ना, फॉल्स है ना, तो बी और सी दोनों फॉल्स ऐसे कह सकते हो। अगर ऐसा होता मान लो जैसे ये है, इफ ई ऑकर्स देन एफ विल ऑकर फॉर श्योर, मैं ये बोलना चाह रहा हूं इस एग्जांपल के लिए, ए ट्रू है, बी फॉल्स है, सी फॉल्स है, ठीक तो नॉन ऑफ दीज है। तो और पता तुम्हें, तुम लोगों को पता बताया सुना है कंट्रापोजिटिव स्टेटमेंट सुना तुम लोगों ने ना, क्या होता है, इनफैक्ट बी और सी सेम स्टेटमेंट है, क्या है, बी और सी सेम स्टेटमेंट है, अगर इनको आइडिया है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बोलता हूं, अरे भाई इसका क्या हो गया, समझ आओगे नहीं, बी एंड सी आर सेम स्टेटमेंट, एक मिनट चेक करना, अच्छा थोड़ा क्वेश्चन जूम करो, सो यू कैन ओपन इन बुक आल्सो, हां ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये तो अभी दिखा रहा था ना क्वेश्चन, हम तो ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो स्टेटमेंट यहाँ पे बी और सी है ना, ये दोनों इक्विवेलेंट है। तो याद है ना कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस भी होगा, नॉट कॉन्टिन्यूअस इंप्लाइज नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है ना, डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एंड नॉट कॉन्टिन्यूअस इंप्लाइज नॉट डिफरेंशिएबल, तो वो इक्विवेलेंट है। मैं बोल रहा हूँ कि ये दोनों सेम ही स्टेटमेंट है, बी एंड सी आर एक्चुअली सेम स्टेटमेंट, तो ये क्वेश्चन में मिस्टेक है, ठीक है, या बोलेगा तो अगर ये गलत होगा, मान लो अगर ये फॉल्स है ये भी फॉल्स होगा दोनों, और ये अगर ट्रू है तो ट्रू होगा, तो ये क्वेश्चन में मिस्टेक है, ठीक है ना। सो वैसे तो एक एग्जांपल मिल जाता फॉल्स हो जाता, फॉल्स तो तीनों है, ये भी फॉल्स तीनों फॉल्स हो जाएगा, तो इसमें मिस्टेक है क्वेश्चन में। 11 क्या टॉपिक 2 का ही, देखो वन बाय वन सब लोग पूछो है ना, मतलब एक सबको चांस दो, या डाउट क्लास चलता जाएगा है ना, अभी 1 मई तक आपका डाउट ही करेंगे, डाउट आप 11 से 12 में पूछ सकते हो ये। सो अभी क्या है 11 नंबर, ये एक एक करके वन बाय वन, सारे नहीं होंगे, अभी क्या 11 नंबर आना 11th, हाँ तो वन बाय वन एक साथ सारे एक एक करके क्वेश्चन होगा, एक साथ सारे क्वेश्चन नहीं होंगे। कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल है ए इंटरसेक्शन बी के, हाँ इफ एंड ओनली इफ द रिलेशन बिटवीन पी एंड पी बी इज, तुम खुद सोचो कि यूनियन, अच्छा वेन डायग्राम से सोचो, यूनियन इंटरसेक्शन इक्वल कब हो सकता है, ओके बोलो ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी इक्वल कब हो सकते हैं, प्रोबेबिलिटी दोनों की इक्वल होंगे, हिसाब से भी चल जाएगा, सोचो इक्वल होना पड़ेगा ना, क्योंकि ए है और बी है, मान लो ओवरलैप कराना पड़ेगा, यूनियन लेंगे तब भी इंटरसेक्शन लेंगे तब भी सेम ही आना चाहिए, तो द रिलेशन बिटवीन पी एंड पीबी इज, तो अब ये कहना चाह रहा है पी ए शुड बी इक्वल टू पीबी, ये फॉर्मूला से करना है, अच्छा तो फॉर्मूला से करना है, फॉर्मूला से भी हो जाएगा। मुझे ये बताओ पी ए में, पी ए इंटरसेक्शन बी में और पी ए यूनियन बी में क्या रिलेशन है इन दोनों में, बोलो भाई, हाँ अब ध्यान से देखो, पीबी में, ये मैं मैथमेटिकली प्रूव कर रहा हूं जो आप करना चाह रहे हो मैथमेटिकली, आपने सैंडविच थ्योरम पढ़ा है, सैंडविच थ्योरम फंक्शन फंक्शन के लिमिट में होता है सीक्वेंस का, क्या होता है, हाँ तो हमें क्या दे रखा है, ये और ये इक्वल है ना, इससे क्या मतलब हुआ, तीनों इक्वल है, किसी एक के बराबर क्यों होगा भाई, जब ये 2 है ये 2 है तो इसको 2 ही होना पड़ेगा, मान लो अभी चलो ये 1/2 है मान लो, और ये भी 1/2 है तो इसको 1/2 ही होना पड़ेगा ना, सेम यहाँ पे है, तो क्या समझ आया, देखो कंपेयर करें क्या समझ आया, समझ आया कि नहीं समझ आया, हाँ सब इक्वल है एक्चुअली, ये सब इक्वल है दूसरे के, ये इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल है, इसके इक्वल है, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, तीनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल, तीनों इक्वल, तो सब एक दूसरे के इक्वल है एक्चुअली, हो गया। नेक्स्ट टॉपिक 2 पे, टॉपिक 1 में टाइम किल हो जाएगा, टॉपिक 2 3 4 5 पहले करते हैं फिर 1 पे आएंगे, 1 को भी स्किप करो क्योंकि 1 में बहुत वो काउंटिंग में दिक्कत होगी तुम्हें, पहले 2 3 4 5 कंप्लीट करो, तो जाओ तो पहले प्रैक्टिस 2 3 4 5 सेक्शन आ जाओ, क्योंकि 1 में ना काउंटिंग में फंस जाओ और टाइम किल हो जाएगा, तो अभी 2 3 4 5 सेक्शन जो है, जो टॉपिक 2 टॉपिक 3 टॉपिक 4 टॉपिक 5 उसके डाउट्स पूछो जी 16, अच्छा आधा इधर है आधा इधर है, देखिए तो ये कह रहा है कि
अच्छा पैराग्राफ पे बेस्ड क्वेश्चन है। देयर आर, अच्छा 16 7 दोनों पैराग्राफ पे क्या? ओके चलो फिर बुला लेते हैं। So there are 5 students S1, S2, S3, S4, S5 in a music class, and for them there are 5 seats R1, R2, R3, R4, R5 arranged in a row, where initially the seat Ri is allocated to Si. अच्छा तो S1 को R1 मिलेगा, S2 को R2 मिलेगा, S3 को R3, S4 को R4 and S5 को R5, ठीक है। But the examination day, on the examination day, the 5 students are randomly allotted the 5 seats. Okay. बोल रहा है कि 5 स्टूडेंट है, 5 सीट है और अरेंज कर रहा है रो में, जहाँ इनिशियली है ना IF स्टूडेंट को IF सीट मिलना था, लेकिन एग्जाम डे में ऐसा हुआ पांचों स्टूडेंट रैंडमली बैठा दिया गया। So there are 2 questions based on this. The probability that on the examination day the student S1 gets the previously allotted seat R1 and none of the remaining student get the seat previously allotted to him or her is. So मतलब क्या प्रोबेबिलिटी है? तो पहले तो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन कितने हैं? 5 ऑब्जेक्ट कैन बी अरेंज्ड इन हाउ मेनी वेज? अच्छा इतना टेंशन लेने से बेटर है लेट मी टेल यू वन थ्योरी, तो उस पे काम हो जाएगा। देखो यहाँ पे बिल्कुल वही क्वेश्चन है, जैसे 5 इनवेलप 5 लेटर, लेटर को इनवेलप रखना होता है। 5 दोस्त गए होटल में, 5 थाली ऑर्डर किया, तो या आपने सुना होगा 5 लोग हैं पार्टी में 5 हैट उछाले, या 5 कपल है रैंडमली एक दूसरे है ना, 5 है मतलब 5 बॉयज 5 गर्ल्स हैं एंड दे आर रैंडमली चूजिंग देयर पार्टनर। सो ये सब जो क्वेश्चन है इसको बोलते हैं मैचिंग प्रॉब्लम, ठीक है ना। लेटर इनवेलप या कपल्स हो गए, या अभी बताया कि होटल में पर्सन एंड डिश हो गया, या पर्सन एंड कैप हो गया, तो इस तरह क्वेश्चन आपको फ्रीक्वेंटली मिलेंगे पूरे कोर्स में। तो ये सब है मैचिंग प्रॉब्लम। मैचिंग प्रॉब्लम क्या होता है कि आपको एन ऑब्जेक्ट है उसको एन के साथ मैच करना है, तो वहां आपसे पूछा जाएगा क्या प्रोबेबिलिटी है, तो रैंडमली एन ऑब्जेक्ट को एन के साथ मिक्स किया जाता है। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दे विल मैच, तो इसको बोलते हैं मैचिंग प्रॉब्लम। पहले मैं आपको मैचिंग प्रॉब्लम का फॉर्मूला बता दूंगा ना, तो इजीली आप सारे क्वेश्चन कर पाओगे। तो इसको इंस्टेड ऑफ डूइंग ऑल दिस कैलकुलेशंस एक लाइन में सॉल्यूशन आ जाएगा, इसको बोलते हैं मैचिंग प्रॉब्लम। अच्छा लेकिन मैचिंग में दिक्कत ये है, सो यहाँ बताओ जी, सो देयर आर n ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना। जैसे n ऑब्जेक्ट का मतलब मान लो n लोग है और n सीट हो गया ना, एंड कुछ और ना क्या लिख दूं यहाँ पे मैं, n ऑब्जेक्ट है या n पर्सन है n ऑब्जेक्ट एग्जांपल के लिए, n प्रोडक्ट बोल दो एग्जांपल के लिए, कोई n प्रोडक्ट है n ऑब्जेक्ट है एग्जांपल के लिए, कुछ भी लिख दो, या ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2 को मैच किया। सो प्रोबेबिलिटी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ k मैचिंग, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ k मैचिंग, k क्या हो सकता है? अब देखो मान लो n ऑब्जेक्ट को आप इन प्रोडक्ट के साथ मैच किया आपने, तो क्या प्रोबेबिलिटी है? एग्जांपल के लिए मैंने कपल को बोल दिया, जैसे बॉयज गर्ल्स हैं या है ना, इस तरह से, या कैप और पर्सन बोल दिया, लेटर इनवेलप है, इस तरह से मान लो। सो प्रोडक्ट 1 प्रोडक्ट 2 या ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2 कर सकते हो ऐसे करके, है ना। इसको ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2 कर देता हूं। ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2, तो क्या प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली k मैचिंग, k हो सकता है 0, है ना, 0 मैचिंग हो सकती है, 1 मैचिंग, 2 मैचिंग, 3 मैचिंग, या 4 मैचिंग, या 5 5 n n n k n मैच कर सकते हैं। तो k मैचिंग का फार्मूला कोई बताओ, किसी को याद है मैचिंग फार्मूला? एनीवन? क्या मैं भी सब पीआईक्यू में आए हैं क्वेश्चंस, तो चलिए मैचिंग फार्मूला, किसको याद है मैचिंग फार्मूला? बताओ, रुक के बताओ। ओके ओके, 1 अपॉन, हाँ ठीक है, देख लो बाकी लोग। ये फॉर्मूला आता है ए यूनियन बी वाले फॉर्मूले से, इंक्लूजन एक्सक्लूजन फॉर्मूले से। मैं कुछ प्रूफ भी कर दूंगा, तो प्रूफ देख सकते हैं इसका कैसे बनाए, तो ए यूनियन बी यूनियन सी उस फॉर्मूले से आता है। इसके 2 क्वेश्चन प्रूफ भी करेंगे बाद में, तो उससे बना सकते हैं आप। ये फॉर्मूला डिराइव किया गया है ना। इनिशियली ये सब क्या बोलते हैं उसे, अनसॉल्व प्रॉब्लम था, लेकिन बाद में सॉल्व हुआ, तो बुक्स में है ये।
तो इसको जरा लगाओ तो वहाँ एक्जैक्टली वन मैच का आ जाएगा ना, हमारे पास क्या आ जाएगा, हम लगाऊंगे जैसे वहाँ पे 5 स्टूडेंट है और 5 सीट है, तो आप निकालिए एक्जैक्टली वन मैचिंग का आ जाएगा, एक्जैक्टली वन मैचिंग का आ जाएगा, इसका मतलब है कोई दिक्कत नहीं है, तो वहाँ मुझे सिर्फ R1 को मैच कराना है, बाकी को नहीं करवाना ना, तो हो सकता है एक्जैक्टली वन मैच, एक्जैक्टली वन पीपल विल गेट देयर सीट एंड अदर विल नॉट, तो डिवाइड कर देंगे हम, कितने केसेस बनेंगे, 4 केस से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला देखो एक बार लगाओ इसको वहाँ पे, तो समझो यहाँ पे मैं इसको यहाँ लगाता हूँ, तो यहाँ इसने कहा है कि सिर्फ R1 get the seat S1, others none of them remaining student get the seat previously allotted to him her, ठीक है। तो ये मान लो S1 है, S2 है या सीट है, चलो सीट लेते हैं, सो R1 R2 सीट है ना, तो इससे ये आ जाएगा कि exactly one people get their own seat, ये हो जाएगा एक्चुअली, तो ये उसको डिवाइड कर लेंगे, तो यहाँ तो कि R1 को ही फिक्स कर रखा है, तो हम उसको डिवाइड कर देंगे 5 से, 5 केसेस हो सकते हैं, आइदर दिस और दिस, 5 से डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा यहाँ से बताओ। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ वन मैचिंग का मैं पूछ रहा हूँ आपसे, तो यहाँ n की वैल्यू 5 है और वन मैचिंग पूछ रहा हूँ आपसे मैं, तो वन मैचिंग का मतलब है k की वैल्यू 1 है, वन मैचिंग का क्या मतलब है, k की वैल्यू 1 है, सो वन मैचिंग इज वैल्यू ऑफ k इज 1, ठीक है। सो वन मैचिंग का फॉर्मूला क्या आएगा, बोलो वहां सिंपलीफाई करो, n की जगह 5 है और k की जगह 1 है, ठीक है। सो इसको अप्लाई करो, क्या होगा 1 अपॉन k फैक्टोरियल, तो 1 फैक्टोरियल समेशन r फ्रॉम 0 टू n माइनस k, तो 4 हो जाएगा, एंड माइनस 1 की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल, कितना आएगा बताओ, सिंपलीफाई करो एक बार, क्विकली सिंपलीफाई करो, r 0 से 4 है, सो सिंपलीफाई करके बताओ कितना आ रहा है। सो ये आ गया 9/24, बाकी लोग सिंपलीफाई करके देख लो, तो एक्चुअली ये हमारा आंसर नहीं होगा अभी, क्योंकि एक्जेक्टली वन मैचिंग हमने किया, पता क्या मैचिंग क्या निकाला हमने, निकाला कि आइदर R1 गेट देयर ओन सीट और R2 गेट देयर ओन सीट और R3 गेट देयर ओन सीट और R4 गेट देयर ओन सीट, बट एक्जेक्टली वन ऑफ देम गॉट देयर ओन सीट्स, तो ये हम निकाल दिया एक्चुअली, तो यहाँ पे R1 R2 R3 R4 R5 5 केसेस का इंक्लूडेड प्रोबेबिलिटी है, अपॉन 5 कर देंगे तो आंसर हो जाएगा, तो कितना आएगा अपॉन 5 करेंगे आएगा, अच्छा यहाँ देखना पड़ेगा मैच करेगा कि नहीं, नॉन ऑफ रिमेनिंग स्टूडेंट गेट देयर सीट प्रीवियसली अलॉटेड हिम, यहाँ तो कुछ अलग आ जाएगा, नहीं तो यहाँ पे तो अलग आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 9/120 कट जाएगा ना ये, चेक करो एक बार, ये क्या निकाला मैंने एक्जेक्टली वन मैचिंग किया ना, तो यहाँ पे वन मैचिंग मतलब आइदर R1 गेट S1 और R2 गेट S1 गेट R1 और R2 गेट S2 R3 गेट S3, इस तरह से मतलब 5 है, तो चूंकि मुझे एक्जेक्टली R1 को मैच कराना है, R1 गेट S1 गेटिंग R1, यही चाहिए बस, S1 गेटिंग R1 ओनली, सिर्फ एक, तो ऐसे यहाँ पे 5 केस इंक्लूडेड है, R1 गेट S1 और दिस, तो 5 केस इंक्लूडेड है, तो 5 डिवाइड कर लेते हैं, देखिए सही है, तो 9/24 को 5 से डिवाइड कर दिया, तो इसको कैंसिल 3 से 3 9 और 3 8 सा तो क्या, तो ये आ गया 5 से कितना 3/40 आ गया आंसर, तो कैलकुलेशन से बच गया, अगर नहीं करते तो मुझे फॉर्मूला लगाना पड़ता, A यूनियन P A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन A4 यूनियन A5, उसके हिसाब से मैं बताया तो मैथमेटिकली क्या करते, अगर आप ये नहीं करते तो क्या करते, तो यहाँ करना पड़ता, ठीक है, तो एक तो मैंने ऐसे निकाल दिया, तो ये आंसर आ गया S1 गेटिंग R1 ओनली, बाकी को नहीं मिला, तो यहाँ क्या बोल रहा है, अगर वैसे निकालते तो ये बनता हमारा कि मान लो A1 इज S1 गॉट देयर ओन सीट, A2 इज S2 गॉट देयर ओन सीट, A2 कॉम्प्लीमेंट A3 कॉम्प्लीमेंट A4 कॉम्प्लीमेंट A5 कॉम्प्लीमेंट, ये निकालना पड़ता हमें, इंटरसेक्शन लिखाओ ना, हाँ कि A1 गॉट S1 सॉरी मतलब S1 गॉट R1 एंड S2 didn't get R2, S3 didn't get R3 एंड S4 didn't get R4, S5 didn't get R5, ये है, अब ये आपको सिंपलीफाई करना पड़ता, तो इसको आप कॉम्प्लीमेंट लगा सकते हैं, तो कई सारे आपको तरीके मैं बता देता हूँ, देख लीजिए, सो वैसे आप देखेंगे, सो ये क्या आता, तो यहाँ से आप ओपन करेंगे तो ये बनता, ये दूसरा मेथड बता रहा हूँ, एक मेथड ये था जिसको मैंने मैचिंग प्रॉब्लम कहा है, यूज किया वहाँ पे मैचिंग प्रॉब्लम से, पहला मेथड ये, दूसरे मेथड ये है कि आप इसको ऐसा कर सकते हो A1 इंटरसेक्शन, बाकी हो जाएगा A2 यूनियन A3 यूनियन A4 यूनियन A5 का कॉम्प्लीमेंट, अब A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट है, तो A माइनस B, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन, ये आ जाएगा पूरा A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन नहीं A2 यूनियन A3 यूनियन A4 यूनियन A5, ये आ जाएगा, ये निकालिए, फिर इसको सिंपलीफाई बहुत लेंदी होता है एक्चुअली, ये है, तो इसे कर सकते हैं। दूसरा देखते हैं क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि I1 2 3 4 के लिए TI डिनोट द इवेंट दैट, तो इसको थोड़ा लार्ज कर देता हूँ ताकि आप लोग देख पाएंगे, ये भाई इसका क्या दिक्कत है, 17 पढ़ रहा हूँ मैं कि अच्छा हो गया 17 क्या करना है, 16 तो कर दिया मैंने, ये कितना डाउट है, ये करना है, अच्छा, सो I1 2 3 4 TI डिनोट द इवेंट दैट स्टूडेंट SI and SI plus 1 do not sit adjacent to each other on the day of examination, then the probability of event T1 intersection T2 intersection T3 intersection T4, T1 का मतलब है S1 S2 साथ में बैठेगा, T2 का मतलब है S2 S3 साथ में बैठेगा, T3 का मतलब है S3 S4 साथ नहीं होगा,
एंड T4 का मतलब है S4 एंड S5 साथ नहीं होगा, ये चीज है एक्चुअली। साथ नहीं होगा, ओके। तो इसकी मुझे प्रॉपर्टी निकालनी है। मैं इसका कॉम्प्लीमेंट लूंगा तो क्या आ जाएगा, पूरे का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 1 माइनस कॉम्प्लीमेंट T1 कॉम्प्लीमेंट यूनियन T2 कॉम्प्लीमेंट यूनियन T3 कॉम्प्लीमेंट यूनियन T4 कॉम्प्लीमेंट। T1 कॉम्प्लीमेंट का मतलब S1 S2 टुगेदर है, और S2 S3 टुगेदर है, और S3 S4 टुगेदर है, और S4 S5 टुगेदर है। समझ आया, कंसेक्यूटिव साथ नहीं बैठेंगे, S1 S2 फिर S2 S3 S3 S4 S4 S5 साथ नहीं होने चाहिए। तो हमें साथ होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, अच्छा कोई एक साथ हो जाए तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी आएगी, मैं बोलूँ तो चलो तो सॉल्व करते हुए एक तरीका ये मुझे समझ आ रहा है कि मैं ऐसा करूँ कि इसने कहा ना प्रोबेबिलिटी T1 इंटरसेक्शन T2, तो तरीका बहुत सारे हो सकते हैं, अब सॉल्व करोगे तो समझ आएगा। ये है, तो इसको मैं अगर ऐसा लिख दूँ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी T1 कॉम्प्लीमेंट यूनियन T2 कॉम्प्लीमेंट है, पूरा कॉम्प्लीमेंट आएगा, बाद में यूनियन हो जाएगा T3 कॉम्प्लीमेंट यूनियन T4 कॉम्प्लीमेंट। अब मैं फॉर्मूले सही करता हूँ क्योंकि इसका मैचिंग प्रॉब्लम से जैसे तो है डायरेक्टली इसका, तो वैसे सॉल्व करता हूँ। ऐसे करोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ T1 कॉम्प्लीमेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ T2 कॉम्प्लीमेंट प्लस फॉर्मूला आता है इसका, कितने टर्म्स आएंगे, हो जाएगा इससे T3 कॉम्प्लीमेंट प्लस T4 कॉम्प्लीमेंट, ये होगा। सो सिंगल एट अ टाइम माइनस 2 एट अ टाइम, सो T1 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन T2 कॉम्प्लीमेंट माइनस T2 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन T3 कॉम्प्लीमेंट। फॉर्मूला लिखोगे ना, अब मैं डायरेक्टली बता देता हूँ कैसे निकालोगे, इसमें बहुत सारे टर्म्स हैं, तुम सब लिख लेना। मैं बताता हूँ किसी एक टर्म बता देता हूँ कैसे निकलेगा, बाकी तो वैसे ही आ जाएगा, जो प्रोबेबिलिटी इसकी आएगी वही प्रोबेबिलिटी इसकी आएगी, वही प्रोबेबिलिटी वही प्रोबेबिलिटी इसकी आएगी। तो इसने क्या कहा, T1 कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, सोचो यहाँ से तुम्हें फॉर्मूला लिख लेना बस, है ना। तो आगे मैं फॉर्मूला छोड़ रहा हूँ, डॉट 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 पूरा फॉर्मूला कंप्लीट करना, 1 एट अ टाइम 2 एट अ टाइम 3 एट अ टाइम बाद में 4 एट अ टाइम। इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इसी को एडिशन प्रिंसिपल बोलते हैं। मुझे बताओ T1 का Ti का मतलब था Si एंड Si प्लस 1 डू नॉट सीट टुगेदर, ठीक नहीं सीट मतलब SIT होगा ना यहाँ पे, सो यहाँ पे डू नॉट सीट टुगेदर। और Ti कॉम्प्लीमेंट का मतलब बताओ भाई तुम लोग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ Ti कॉम्प्लीमेंट, सो Si एंड Si प्लस 1 सीट टुगेदर। और टुगेदर वाले कैसे करते हो, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ T1 कॉम्प्लीमेंट, एक निकाल दिया वो सब आ जाएगा, मतलब अगर मैं T1 कॉम्प्लीमेंट निकालूं वही होगा जो T2 कॉम्प्लीमेंट, हाँ उसका वही आंसर है, T3 कॉम्प्लीमेंट का वही आंसर, T4 कॉम्प्लीमेंट का सेम आंसर। बताओ अब 5 लोगों को बिठाने हैं, T1 कॉम्प्लीमेंट का मतलब S1 और S2 साथ बैठेंगे, तो कैसे आप लोग बनाते थे इस तरह क्वेश्चन को, S1 S2 साथ बैठेंगे, कितने तरीके हैं, 5 चेयर है इस तरह बिठाना है, S1 S2 हमेशा साथ होंगे, हाँ यस, दोनों को एक मान लो, जानते हो आप लोग, हाँ वही कहना चाह रहा हूँ मैं, दोनों को एक मान लो, तो S1 S2 को एक ही मान लो, दो को अभी एक साथ टाई कर लो, तो अब कितने एलिमेंट हमारे पास बचे, कितने सीट हुए अब, 1 2 3 4, तो 4 ऑब्जेक्ट कैन बी अरेंज्ड ऑन हाउ मेनी वेज, 4 फैक्टोरियल। और ये दो जो है वो खुद से अपने आप में पोजीशन चेंज कर सकते हैं इनसाइड, एक मान लिया तो, और टोटल कितना था ये, तो यही आंसर T1 कॉम्प्लीमेंट का, यही आंसर T2 कॉम्प्लीमेंट का, यही आंसर T3 कॉम्प्लीमेंट, यही आंसर T4 कॉम्प्लीमेंट का, क्योंकि वही काम करना है मुझे, S1 S2 को पहले एक मान लिया, बाद में S2 S3 को मान लेंगे इसके लिए, तो इन चारों का आंसर आ गया। अब मैं फिर से आपको हेल्प करूंगा, कहां पे, अब आपको हेल्प चाहिए इसमें, है ना, 1 एट अ टाइम, अब 2 एट अ टाइम आएगा, T1 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन T2 कॉम्प्लीमेंट, इसका क्या मतलब है, हाँ S1 S2 साथ में है, S2 S3 साथ में है, मतलब S1 S2 S3 साथ में ही होंगे, लेकिन ध्यान ये रखना है S1 S2 के साथ और S2 S3 के साथ है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि S1 S3 साथ आ जाए, है ना, मतलब लाइक ये है, जैसे मैं बिठाऊं, ये हो सकता है सिचुएशन ना, और क्या सिचुएशन हो सकती है, S3 S2 S1 ये सिचुएशन बना सकते हो आप, और कुछ बना सकते हो, मतलब ऐसा बोल रहा हूँ कि इसमें
मैं S1 S2 S3 साथ बिठाने, S1 S2 के साथ हो, S2 S3 के साथ हो, चाहे S1 S2 के साथ है, S2 S3 के साथ है, यहाँ S1 S2 के साथ, S2 S3 के साथ, और कोई सिचुएशन बनेगी? नहीं बनेगी। देखो है ना, क्योंकि S1 S2 और S2 S3 के साथ हो, तो जो ही अलग करोगे S2 को बीच में होना पड़ेगा। चलो अब आओ यहाँ पे देखो, मैं बोल रहा हूँ कि S1 S2 S3 को अभी एक ही मान लेता हूँ मैं, मुझे 5 लोग बिठाने हैं ना, तो S1 S2 S3 को अभी मैं एक ही मान लेता हूँ, तीनों को टाई कर दिया। कितने ऑब्जेक्ट बने मेरे पास? 1 2 3, सो अब मेरे पास बचे 1 2 3, तो 3 हो गए, सो ये अरेंज होंगे 3 फैक्टोरियल वेज में इनटू, अब मैं ये पूछना चाहूँ ये 3 जो है अपने आप में कितने के चेंज हो सकते हैं यहाँ पे एज पर कंडीशंस? सिर्फ 2, यहाँ ये नहीं करना 3 फैक्टोरियल, क्योंकि 3 फैक्टोरियल नहीं फेवरेबल है, यहाँ पे फेवरेबल है ओनली 2 सिचुएशंस, सो 3 कैन बी चेंज्ड ओनली 2 डिफरेंट वेज, क्योंकि अदर वे में वो साथ नहीं आ पाएंगे, तो यहाँ पे इनटू 2 कर देते हैं और अपॉन में 5 फैक्टोरियल। सिमिलरली अब आपको इसमें जरूरत पड़ेगी 3 एट अ टाइम वाली, तो बाकी जितने भी 2 एट अ टाइम वाला सबका सेम आंसर होगा। अब 3 एट अ टाइम वाले का देखते हैं, सो 3 एट अ टाइम का निकालेंगे T1 कॉम्प्लीमेंट, T2 कॉम्प्लीमेंट, T3 कॉम्प्लीमेंट, T1 कॉम्प्लीमेंट, T2 कॉम्प्लीमेंट, T3 कॉम्प्लीमेंट, क्या होगा ये? तो यहाँ पे क्या है, एक मिनट देखो, अब तुम्हें T1 T2 साथ होगा, T2 T3 साथ होगा, T3 सॉरी S1 S2 साथ होगा, S2 S3 साथ होगा, S3 S4 साथ होगा, S5 इधर उधर हो सकता है, तो मतलब S1 S2 S3 S4, S1 S2 के साथ, S2 S3 के साथ, S3 S4 के साथ, और सिचुएशन घुमाना चाहो तो ये कर सकते हो, S4 S3 S2 S1, S4 S3 के साथ S2 और कुछ कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते, मुझे लगता है, क्योंकि इधर उधर करोगे तो वो सेटिस्फाई नहीं होगा। तो अगेन क्या करना है, 5 सीटें तुम्हारे पास है, 4 को एक साथ एक मान लो अभी निकाल, और एक 2 बचे, 2 ऑब्जेक्ट कैन बी अरेंज्ड इन 2 फैक्टोरियल वेज, और ये जो 4 लोग हैं अपने आप में कितने तरीके से चेंज होंगे एज पर रिक्वायर्ड सिचुएशन के साथ होने चाहिए, ठीक है ना, वरना वो सिचुएशन सेटिस्फाई नहीं होगा, तो इनटू 2 ही होगा, फिर से देख लो बारी, और अपॉन में 5 फैक्टोरियल, और लास्ट बचता है क्या, लास्ट बचता है आपका 4 एट अ टाइम, T1 कॉम्प्लीमेंट, T2 कॉम्प्लीमेंट, T3 कॉम्प्लीमेंट, T4 कॉम्प्लीमेंट, इसका कितना आएगा? अब S1 S2 तो फिट कर दिया हमने, तो ये पांचों में एक मान लेते हैं 1/5 फैक्टोरियल, और वो 5 लोग कितना तरीके से चेंज हो सकते हैं ताकि वो सिचुएशन सेटिस्फाई रहे S1 S2 के साथ, हाँ ओनली 2 लाइक प्रीवियस सिचुएशंस, S1 S2 S3 S4 S5 S4 S5 S3 S2 है ना, इसके साथ में इसको तुम उल्टा कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते, सो ये इनटू 2 कर दो। सो हमने क्या कर दिया, अब इसको तुम्हें अगर ऐसे प्रॉब्लम है तो ऐसे करता हूँ, TI यहाँ TI T से समझ ना, 2 एट अ टाइम, वही बात है, तो कर पाओगे? जिनका डाउट है तब इसी बताइए, आपका डाउट था ना, ठीक है इसमें पुट कर लीजिए, हो जाएगा। नहीं सुनाई भाई, अभी भी टॉपिक 2 में कोई क्वेश्चन रह गया हो किसी का डाउट, टॉपिक 3 4 5 पहले करेंगे डाउट, फिर 1 पे आएंगे, 2 में से डाउट खत्म, टॉपिक 3 जिन लोगों ने सॉल्व किए वरना आराम से सॉल्व करो, पूरे साल है ना, साल तक करना, नहीं साल हो अगले साल भी करना, अगले साल भी अगले साल भी करना, तो जितने साल तैयारी करनी है उतने साल ये है, अगर एक साल में निकालना है तो एक साल में कोशिश करो हो जाए। नो डाउट, टॉपिक 3 में कोई डाउट नहीं है, देख के मत पूछना है, हाँ कौन सा टॉपिक 3 का 9th क्वेश्चन, चलिए क्या कह रहा है ये, an experiment has 10 equally likely outcomes, एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें 10 इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं, एंड A and B be two non-empty event of the experiment, if A consists of 4 outcome then the number of outcome that B must have so that A and B are independent is, एक एक्सपेरिमेंट में 10 इक्वली लाइकली आउटकम है, तो सैंपल स्पेस में 10 नंबर्स हैं, एग्जांपल के लिए मान लो 1 से 10 तक, अभी A और B टू नॉन एम्प्टी इवेंट है एक्सपेरिमेंट का, नॉन एम्प्टी है, ठीक है, A में 4 आउटकम है, तो मान लो A में 4 है तो अभी 1 2 3 4 बोल देते हैं, एंड then the number of outcome that B must have, then the number of outcome that B must have so that A and B are independent, तो मुझे बता रखा है कि A B independent है, so probability of A intersection B is equal to probability of A into probability of B, होना चाहिए B में कितने एलिमेंट कम से कम होंगे ताकि वो इंडिपेंडेंट हो जाए, तो एक चीज समझो, यहाँ पे ये है कि आपके पास ये है 4/10, अब यहाँ क्या लिखोगे आप, मान लो n/10 है एग्जांपल के लिए, तो ऐसा सोचो कि 4 और n में जो मतलब अभी n एलिमेंट मैं मान लिया,
बी में n एलिमेंट है, बी में n एलिमेंट है, तो इंटरसेक्शन में कितना मतलब इसमें कैसे इंटरसेक्शन कितने कॉमन लोगे ताकि दोनों इक्वल हो जाए, सोचो आउट ऑफ 10 ये सोचना है। सो हाउ मेनी एलिमेंट यू वांट टू टेक कॉमन सो दैट इक्वल हो जाए। एग्जांपल के लिए मैं अभी ऑप्शन के हिसाब से ही कर देता हूं कि अगर मैं बी में 2 एलिमेंट लेता हूं एग्जांपल के लिए, है ना, अगर मैं बी में 2 एलिमेंट लेता हूं तो ऐसा क्या यहां लोगों को इक्वल आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 8 बटे कट जाएगा, ये कितना बनेगा, तो इसका मतलब 5 या 10 करना पड़ेगा, है ना। सोचो कितना हो गया, ये 8/100 हो गया, 8/100 का मतलब क्या बोल रहा हूँ, समथिंग अपॉन 10 इसे ऐसा बनाना है, तो 8/100 को इसके ऐसा बनाऊंगा तो ऊपर क्या लिखना पड़ेगा मुझे, 8/100 को समथिंग अपॉन 10 लिखना है, मैं क्या लिखूंगा समथिंग 0.8 ना, हाँ 0.8 8/10, क्या 0.8 एलिमेंट ले सकता हूँ इंटरसेक्शन में कभी, तो ये 2 तो पॉसिबल है नहीं, तो ये ऑप्शन आउट हो जाएगा। चलो 3 पे आते हैं, मान लो यहाँ मैंने 3 एलिमेंट बी में ले लिए, तो 4 3 12 12/100 है, तो क्या लिख सकता हूँ 1.2 अपॉन 10, क्या मैं ए इंटरसेक्शन बी में 1.2 एलिमेंट ले सकता हूँ, सो दिस इज आल्सो फॉल्स। और 4 पे हाँ हाँ यस यस, क्योंकि अब ये 4 4 16 है, मान लो बी में 4 एलिमेंट लिया मैंने एग्जांपल के लिए, तो 16 अपॉन 10 100 है यहाँ पे, अब इसको लिखना है इसके टर्म इसे ऐसा मुझे बनाना है, तो 1.6 अपॉन 10 होगा। अब 1.6 एलिमेंट कैसे लूंगा मैं इंटरसेक्शन में, इसमें या तो 1 होंगे या 2 होंगे या 3 होंगे या 4 होंगे, 1 2 3 4 होगा, इट विल नॉट लाइक है ना 0.6 एलिमेंट उठा लो 1 में से। सो अगर यहाँ मैंने 5 रखा, नाउ यू सी, अगर मैं यहाँ पे बी में एग्जांपल के लिए अगर मैंने 5 एलिमेंट लिए, तो ये होगा 20/100, 20/100 को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, व्हाट बाय 10 2/10, तो ये पॉसिबल है कि मैं 2 एलिमेंट ले लूँ एग्जांपल के लिए 1 2 दो कॉमन लूँ, मतलब बाकी एक्स्ट्रा ले लूंगा, तो बाकी एक्स्ट्रा ले लूंगा 5 6 7, तो ये पॉसिबल है अभी, देखो अभी तुम चेक कर सकते हो ये दोनों इंडिपेंडेंट होंगे। सो 1 2 3 4 1 2 5 6 7 दिस टू आर इंडिपेंडेंट, तो इंटरसेक्शन में 2 एलिमेंट कॉमन लेने हैं, और बी में 5 ये 5, दूसरा केस क्या है, और दूसरा ये ओके है, तो ये ऑप्शन करेक्ट, ठीक है ना। 10 लेना चाहो 10 ले लो, तो यहाँ 4/10 और यहाँ 10/10 हो जाएगा, अगर 10 लेना चाहो बी में, तो यहाँ पे एक समथिंग अपॉन 10 बनाना है, तो समथिंग अपॉन 10 बनाना क्या होगा, क्योंकि 40/100 हो गया 4/10, तो यहाँ 4/10 हो जाएगा, तो 4 एलिमेंट कॉमन कर देंगे हम, 10 एलिमेंट लूंगा लेकिन 4 कॉमन कर दूंगा, ऐसे कैसे होगा, एक मिनट ए में 4 है और बी में 10, हम 10 के 10 लेना, क्या प्रॉब्लम है, यस दिस इज ओके, 10 एलिमेंट था ना, 10 के 10 ले लिया, नो प्रॉब्लम, तो कॉमन कितने होंगे इंटरसेक्शन में 4 और 10 हो गया, दैट्स ऑल, सो दिस इज करेक्ट, ठीक। तो देखो ऐसे अप्रोच लेना, जब कोई क्वेश्चन नया क्वेश्चन मिले यू जस्ट अटेम्प्ट लाइक दिस, कि क्या कर सकते हैं, मैंने ट्राई किया। नेक्स्ट बताइए, ओके सो 1 Indian and 4 American men and their wives are to be seated randomly around a circular table. Oh, तो मुझे सर्कुलर प्रॉपर्टी पढ़ाना पड़ेगा या सर्कुलर डिस्ट्रीब्यूशन है। So 1 Indian and 4 American men and their wives seated randomly on around a circular table. चार, एक इंडियन है 4 अमेरिकन है, 5 लोग हैं, तो क्या लगता है 5 लोग को जब एक लाइन में बिठाते हैं तो कितने तरीका होता है टोटल, हाउ मेनी वेज आर देयर, और अगर सर्कल में बिठाते हैं 5 लोगों को तो 4 फैक्टोरियल, है ना, ये वो कम होता है, उसकी वजह ये कि फर्स्ट और लास्ट मिल जाते हैं ना, तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, हाँ ठीक है। तो यहाँ सैंपल स्पेस में टोटल एलिमेंट है 4 फैक्टोरियल, 5 लोग सर्कल में बैठेंगे, तो वाइफ भी तो है साथ में, वाइफ को इग्नोर कर दिए, एक हाँ नहीं वहां पे क्या, क्योंकि वहां पे एक्जेक्टली वन मैचिंग में हो सकता है कि R1 को S1 मिला और R2 को S2 मिला और R3 को S3 मिला और R4 को S4 मिला या S5 R5, बट क्वेश्चन ने फिक्स कर रखा था ना कि R1 को ही बस सीट मिलेगा, बाकी को नहीं मिलेगा, तो मैंने जो निकाला था वन मैचिंग की प्रॉपर्टी निकाली थी, तो वन मैचिंग कोई भी हो सकती है, किसी भी एक मैच कोई भी एक मैच कर सकता है, लेकिन मुझे चाहिए था सिर्फ R1 मैच करे, तो मैंने 5 से डिवाइड करके सिर्फ R1 मैच करे। अभी क्या है कि so 1 Indian 4 American men and their wives are to be seated randomly around a circular table, then the conditional probability that the Indian man is seated adjacent to his wife, तो अभी मैं जो सोच रहा था वो हम सिर्फ मेन की बात कर रहे थे, टोटल कितने लोग हैं यहाँ पे, हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर टोटल, 5 कपल्स एक्चुअली ना, 10 लोग हैं टोटल एक्चुअली, 5 कपल्स हैं तो 10 लोग हैं, एंड 10 पर्सन कैन बी सीटेड ऑन अ राउंड टेबल इन हाउ मेनी वेज, सर्कुलर टेबल 9 फैक्टोरियल, हाँ 9 फैक्टोरियल, सो 10 पर्सन कैन बी सीटेड ऑन अ सर्कुलर टेबल विद 9 फैक्टोरियल वेज। अब then conditional probability क्या होगी कि Indian man is seated adjacent to his wife given that each American man is seated adjacent to his wife, okay, देखो तो हालांकि ये आसान क्वेश्चन है,
अगर आपको सर्कुलर का थोड़ा आइडिया है तो। जैसे अगर लीनियर होता तो नहीं कर लेते कंडीशनल आप, दोनों लाइन में बैठे हुए हैं तो क्या होता, तो अगर कर लोगे तो सर्कुलर भी हो जाएगा, क्या ही नया है। सो तो सैंपल स्पेस में टोटल है 9 फैक्टोरियल में। अब मैं निकाल रहा हूँ नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट ई, इवेंट क्या चाहे दो आउट, एक तो पहले ना अलग अलग सोचना पड़ेगा। ई है और एफ भी है। ई है जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछा जा रहा है। सो इंडियन मैन इज सीटेड एडजेसेंट टू वाइफ, इंडियन मैन सीटेड एडजेसेंट टू वाइफ, और ये है अमेरिकन सीटेड एडजेसेंट टू वाइफ, ठीक है, ईच अमेरिकन। तो मुझे चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ है। बताओ तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा। तो ई इंटरसेक्शन एफ का क्या मतलब है कि ऑल जितने भी लोग हैं सब एक साथ बैठे हैं, जितने भी कपल्स हैं दे आर सीटेड एडजेसेंट टू ईच अदर, ठीक है। तो जब भी आप बोलते हैं कि दो लोग एक साथ रहेंगे तो क्या करते हैं, उसको एक मान लेते हैं। तो ईच कपल को मैं एक एक ऑब्जेक्ट अज्यूम कर लेता हूं। तो हाउ मेनी ऑब्जेक्ट वी हैव नाउ, 5। तो 5 ऑब्जेक्ट्स कैन बी अरेंज्ड ऑन अ सर्कुलर टेबल इन हाउ मेनी वेज, 4 फैक्टोरियल। एंड अब वो जो एडजेसेंट है वो भी अपने आप में परम्यूट हो सकते हैं ना, इनटू ईच कपल कैन बी चेंज इन हाउ मेनी वे, एक कपल अपने आप में चेंज करके तरीके से 2 2 2 2 हर ईच के लिए मल्टीप्लाई होगा ना। सो 2 की पावर 5 Indian couple can change their position in 2 factorial ways. Each American can change position in 2 factorial ways. The 2 factorial 2 factorial 2 factorial 5 बार आएगा। अब PF, PF का क्या मतलब है, तो F क्या था, just American couples are seated adjacent to each other। तो अमेरिकन कपल 4 थे तो वो एक साथ हैं, तो इन 4 कपल को एक एक ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। तो 4 ऑब्जेक्ट ये हो गए, और बाकी कितने बचे हमारे पास ऑब्जेक्ट, और कितने, इंडियन हस्बैंड इंडियन वाइफ, ये ना। तो कितने ऑब्जेक्ट टोटल है मेरे पास अब, हाँ 6 ऑब्जेक्ट्स हैं। तो 6 ऑब्जेक्ट कैन बी अरेंज्ड इन हाउ मेनी वे ऑन अ सर्कुलर टेबल। अब वो जो 4 अमेरिकन कपल है वो अपने आप पोजीशन चेंज कर सकते हैं ईच इन 2 फैक्टोरियल वेज। तो 2 फैक्टोरियल पावर कितना, बताओ कितना आया, डाउट है इसमें, हाँ जी वृतिका आपका डाउट है, क्लियर है ये जी। एफ का क्या मतलब है, कितने अमेरिकन लोग हैं, 4 कपल हैं, 8 लोग हैं टोटल, 4 कपल है तो ईच कपल एक ऑब्जेक्ट हुआ। उसके अलावा कितने लोग बचे, इंडियन कितने, 2 लोग है ना, कितना ऑब्जेक्ट हो गया टोटल। उसको अलग अलग काउंट करेंगे क्योंकि इसमें एफ में ये गारंटी थोड़ी है कि साथ ही रहेंगे, तो इसको अलग अलग काउंट करेंगे। तो मैं एक बार बता दूं जिन लोगों को सर्कुलर प्रॉपर्टी का आइडिया नहीं है, तो सर्कुलर में क्या है कि मान लो n पोजीशंस हैं 1 2 3, सर्कुलर परम्यूटेशन। सो सर्कुलर परम्यूटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स इज n फैक्टोरियल, सॉरी n - 1 फैक्टोरियल। और जो हमने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में पढ़े एक्चुअली वो लीनियर परम्यूटेशन था, तो उसमें लोगों को आप ऐसे बिठाते हैं, पहला सीट दूसरा सीट तीसरा सीट nth सीट, तो इसको बोलते हैं लीनियर परम्यूटेशन। सो लीनियर परम्यूटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट इज n फैक्टोरियल। सो लीनियर परम्यूटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट इज n फैक्टोरियल, ये समझना है आपको। जब n ऑब्जेक्ट लाइन में है तो n फैक्टोरियल वेज, जब n ऑब्जेक्ट को सर्कल पे बिठा रहे हो आप तो n - 1। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसमें जो पहला और n वाला है वो मिल जाता है। तो जब मिल जाता है तो जैसे तुम अगर कितने हैं, देयर आर n वेज, इसमें n वे एक्स्ट्रा है तो n से डिवाइड करना पड़ता है। n से डिवाइड क्यों करना पड़ता है, क्योंकि है ना 1 n 7 हो सकते हैं, तो प्रूफ देना पड़ेगा तुम्हें, फिर प्रूफ से आ जाता है ना। क्योंकि तुम यहाँ से अलग कर सकते हो तो एक लीनियर परम्यूटेशन मिल जाएगा, यहाँ पे अलग करोगे दूसरा मिलेगा, यहाँ से अलग कर लो, यहाँ से अलग कर लो, यहाँ से। तो इसमें क्या है ना, मैं बोलना चाह रहा हूँ n टाइम्स ज्यादा परम्यूटेशन यहाँ पे मिलती है, तो यहाँ n से डिवाइड करते हैं क्योंकि इसमें जो n टाइम्स जो है वो उसमें रिड्यूस हो जाते हैं। समझ पा रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूँ, मान लो 1 n को मिक्स कर दिया तुमने, तो ये चीज 2 3 4 5 1 और n सर्कुलर में दोनों सेम है, यस और नो चेक करके बताओ, ये लीनियर दिखाऊं। अगर मैं इसको फोल्ड करके सर्कुलर बना दूं दोनों को, तो दोनों सेम बनेगी डिफरेंट बनेगी, समझ पा रहे हो नहीं। ये लीनियर है, अभी पहले सीट पे 2 है 3 4 5 n, मान लो जो सीट है लो है, पहला दूसरा नाम लिखा हुआ है लोगों पे, पर्सन पे,
सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन। अगर मैं इसको फोल्ड करके सर्कुलर ज्वाइन कर दूं, सर्कल बना दूं, तो ये दोनों सेम बनाएंगे डिफरेंट बनाएंगे, बोलना चाह रहा हूं। लीनियर में डिफरेंट है क्योंकि पहले पोजीशन में यहां हुआ ना, यहां 2 है, डिफरेंट ही होगा। सर्कुलर इसको मैं फोल्ड करके सर्कल बना दूं, सेम बनेगा डिफरेंट बनेगा? बताओ। हाँ सेम, क्योंकि जब तुमने ज्वाइन कर दिया तो 2 के बगल में 3, 3 के बगल में 1, 1 के बगल में तब 2 3 के बाद 4 5 6, 1 के बाद n, n के बाद फिर 2। यहाँ भी ऐसे ही है, जब ज्वाइन कर दोगे n के बाद 1, 1 के बाद 2, तो सर्कल पे सेम बात हो जाएगी एक्चुअली। तो ऐसे तेरा है ना, तो इसलिए n टाइम्स ज्यादा प्रोड्यूस होता है लीनियर परमुटेशन, क्योंकि ये डिफरेंट है। यहाँ दोनों सेम है, तो इसमें होता है कि अगर प्रूफ देखो किसी बुक में इसका, तो ये ऐसा कर रखा होगा n फैक्टोरियल और अपॉन n कर दिया, क्योंकि ईच परमुटेशन के करस्पॉन्डिंग यहाँ n टाइम्स ज्यादा प्रोड्यूस हुए हैं, तो वो n से डिवाइड कर दिया, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों को एक ही काउंट करेंगे, सेम काउंट नहीं होगा यहाँ पे, इसलिए डिवाइड होता है। तो प्रूफ देख सकते हो तुम इसका। नेक्स्ट, कोई डाउट नहीं है टॉपिक 2 में? टॉपिक 3, टॉपिक 3 था ना ये तो। टॉपिक 4, अगर आप लोग ट्राई करके नहीं आए हैं ये चीज है, ये जो लोग ट्राई करके आए शायद सब हो गया है, ये भी अच्छी बात है। देखो रोज क्या टारगेट बनाओ, है ना। अगर तुम सोचोगे एक दिन में सब कुछ करने तो नहीं होगा, एक दिन में थोड़े थोड़े करके, है ना। जैसे एक कोट कहा जाता है कि अगर तुमको हाथी को खाना है तो ऐसा नहीं एक दिन सो के उठे आज हाथी खा जाएंगे, नहीं खा पाओगे तुम, है ना। तुमसे बहुत ज्यादा हाथी खाना है, टुकड़ों में बांटो उसको और रोज थोड़े थोड़े खाओ, तब जाके एक टाइम आएगा जब पूरे हाथी खा लोगे तुम। तो यहाँ हाथी का मतलब है बहुत ज्यादा काम से, कि बहुत बड़ा काम तुम्हें करने हैं, बहुत ज्यादा काम करने हैं। तो ऐसा नहीं कि एक दिन उठे सो के पूरा काम एक दिन में कर लेंगे, नहीं हो पाएगा। तो उस काम को डिवाइड करो, है ना। लोग कहते हैं ना इतना सारा काम कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब लाइफ को मैनेज नहीं कर पा रहा एक्चुअली। एक्चुअली तो ज्यादा काम है तो थोड़े थोड़े कर लो, थोड़े थोड़े हो जाएगा। अगर सारे काम एक साथ करो कुछ नहीं होगा। सेम थिंग यू हैव टू मेक द टारगेट, कि आप डेली का टारगेट बनाओ, आज ये करना है, कल ये करना, परसों ये करना है, ऐसे हो जाएगा। लाइफ को ऑर्गेनाइज करो, लाइफ बहुत इजी है, नहीं बोल रहा हूँ। तो भाई लव या 5वें टॉपिक भी है ना यहाँ पे, तो 5वां भी है। और ट्राई करके नहीं, आप डाउट मत पूछना, क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगता है, मैं डांटूंगा भी, क्योंकि मुझे पता चल जाता है, तुम्हारे टोन से पता चल जाएगा तो ट्राई करके आए तो नहीं आए हो ना, मैं डांटूंगा। डाउट उन्हीं लोगों को पूछने का हक है जो कोशिश ट्राई करके आए घर से, ताकि वो सीखेंगे। नहीं तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस और गिरेगा, कि मैं जो कराऊंगा तुम्हें लगेगा तुम्हें कुछ नहीं आता है। ट्राई करके आओगे तो ऐसा फील आएगा कि तुम्हें 40 50 60 70% आता है, 20 30% सीखना है। ये ट्राई नहीं करके आओगे सब तुम्हें यहाँ दिखेगा। जैसे ट्राई करके आओ तभी डाउट पूछो, पूरे साल डाउट क्लास चलेगी, जब डाउट हो तब पूछो। कोई डाउट नहीं है, स्टॉप करें फिर, 11 बजने वाले हैं। हाँ गुड इवनिंग सर।